आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित अनुदेशक मुख्य परीक्षा या इंस्ट्रक्टर मेन एग्जामिनेशन मास्टर सेट की आंसर की को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तथा दोस्तों, यह पेपर सभी ट्रेड या व्यवसायों के लिए कॉमन पेपर था। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 25/2/2024 को हुआ था। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SSD, ए टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। SSD एक प्रकार का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो SSD का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो करेक्ट आंसर इज सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू सेलेक्ट रैंडम मल्टीपल सेल होल्ड डाउन डैश की एज यू क्लिक ऑन ईच सेल। यादृच्छिक एकाधिक सेल का चयन करने के लिए प्रत्येक सेल पर क्लिक करते समय डैश कुंजी दबाए रखें। तो मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करने के लिए हम किस की को दबाए रखते हैं? कंट्रोल की को दबाए रखते हैं। तो करेक्ट आंसर इज कंट्रोल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, APK स्टैंड फॉर। तो APK का अर्थ या उसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एंड्रॉयड पैकेज किट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एंट्री ऑफ ऑल PCB ऑफ करंट प्रोसेसेस इज डन इन। वर्तमान प्रक्रियाओं के सभी PCB की परिशिष्ट किस में की जाती है? तो जो एंट्री की जाती है ऑल PCB की वो की जाती है प्रोसेस टेबल के अंदर। जो PCB का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया प्रोसेस टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन MS वर्ड पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर। तो MS वर्ड में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होते हैं? तो MS वर्ड में जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं वो पेज की ओरिएंटेशन को बताते हैं। जैसा कि पेज अगर वर्टिकल है तो ये पोर्ट्रेट को इंडिकेट करता है, अगर पेज हॉरिजॉन्टल है तो ये इंडिकेट करता है लैंडस्केप को। तो ये जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप पेज की ओरिएंटेशन को बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज एन अल्फान्यूमेरिक कोड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ए बैंक ब्रांच पार्टिसिपेटिंग इन NEFT सिस्टम। डैश एक अल्फान्यूमेरिक कोड है जो NEFT सिस्टम में भाग लेने वाली बैंक शाखा की विशिष्ट पहचान करता है। तो NEFT सिस्टम में क्या होता है कि एक अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जैसे IFSC कोड फॉर एग्जांपल लूँ SBIN 00 तो इससे पता चल जाएगा कि ये किस सिटी का है और सिटी में भी कौन सी ब्रांच का है। तो एक बैंक की पहचान को इंडिकेट करता है। ये अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जैसे SBIN तो ये तो हो गया अल्फ़ाबेट और 00 ये हो गया न्यूमेरिक। तो NEFT का जो मतलब होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो ये हमारा आंसर होगा IFSC, इंडियन फाइनेंशियल स्टैंडर्ड कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश स्टोर द डाटा रिलेटेड टू द यूजर एंड इज रिलेटेड टू GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन मोबाइल सिस्टम एज वेल। उपयोगकर्ता से संबंधित डेटा संग्रहित करता है। GSM मोबाइल संचार के लिए ग्लोबल सिस्टम मोबाइल सिस्टम के लिए भी प्रासंगिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सिम, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। जो सिम हम यूज करते हैं फ़ोन में वही है और उसका जो फुल फॉर्म होता है ये सब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल हैजार्ड इन वर्क प्लेस। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यस्थल में एक शारीरिक जोखिम है? जो पुअर वेंटिलेशन या अपर्याप्त वायु संचार। जैसा हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, यहाँ वहाँ क्या है कि बहुत ज़्यादा धुआं जनरेट हो रहा है या केमिकल जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से स्मेल हो रही है। अगर वेंटिलेशन यूज़ नहीं करते हैं तो वो एक फिजिकल हैजार्ड की एक कैटेगरी में आ जाता है। तो पुअर वेंटिलेशन शरीर के लिए बहुत जोखिम होता है, फिजिकली हैजार्ड है, तो वेंटिलेशन बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ए इन ABC ऑफ प्राइमरी सर्वे ऑफ रैपिडली असेस कैजुअलिटी इन फर्स्ट एड।
प्रारंभिक चिकित्सा में हताहतों की संख्या का तेजी से आकलन करने के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण की एबीसी में ए क्या है? तो जो फर्स्ट एड हम यूज करते हैं उसमें जो एक टर्म आती है एबीसी, इनका मतलब होता है एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो यहाँ हमसे केवल ए का ही पूछा गया, तो ए का जो मतलब होता है वो होता है एयरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द गोल्डन पीरियड फॉर डिवास्टेटिंग मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक हेड इंजरी, मेडिकल ट्रॉम्बस एंड हार्ट अटैक। सिर की चोट, एकाधिक आघात, दिल का दौरा जैसे घातक चिकित्सा समस्याओं के लिए सुनहरा समय से क्या है? जैसे किसी को हार्ट अटैक आ गया या सर में चोट लग गई, अगर उसको हम 30 मिनट या आधे घंटे के अंदर ही हॉस्पिटल में पहुंचा देते हैं तो उस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आधे घंटे से देरी करते हैं तो पेशेंट के लिए थोड़ा खतरनाक होता है। तो जो फर्स्ट 30 मिनट्स होती है जो घटना घटने से हॉस्पिटल पहुंचाने के बीच, उस 30 मिनट को हम बोलते हैं सुनहरा समय या गोल्डन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर इज यूज इन फायर स्टार्टेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सोर्स। विद्युत स्रोतों में लगी आग से निम्नलिखित में से किस प्रकार के अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है? जो इलेक्ट्रिकल सोर्स से जो आग लगती है उसकी आग को बुझाने के लिए जिस अग्निशामक यंत्र का हम उपयोग करते हैं वो करते हैं क्लास सी। और क्लास सी में भी कौन सा आता है? वो आता है CO2 टाइप, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी इज कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल मर्करी इन वाटर। पानी में मिथाइल मर्करी की उपस्थिति के कारण मानव शरीर पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होता है? तो क्या प्रभाव पड़ता है? जीभ की निष्क्रियता या टंग डेडनेस, जो जीभ है वो डेड हो जाती है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 R इन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा संरक्षण के लिए R में एक भी नहीं है? तो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए जो हम 3 R यूज करते हैं वो होता है 3 R, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो जो रिसर्च है वो 3 R में नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए PPE फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट फॉलिंग ऑब्जेक्ट। गिरती वस्तुओं से सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा PPE है? तो PPE होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये सुरक्षा के उपकरण होते हैं। तो जैसे सर की चोट से बचने के लिए हम क्या पहनते हैं? हार्ड हैट या जो थोड़ा मजबूत हेलमेट होता है उसको पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को या 14 दिसंबर को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एक्ट एज डीकंपोजर इन एन इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पारिस्थितिक तंत्र में अपघटन के रूप में कार्य करता है? तो वो करता है बैक्टीरिया एंड फंगई या बैक्टीरिया और कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज द पावर टू अपॉइंट द इंस्पेक्टर अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत निरीक्षकों को नियुक्त करने की सत्ता किसके पास होती है? तो ये सत्ता होती है समुचित सरकार के पास, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइप ऑफ डिपोजिशन ऑफ एसिड आर देयर इन एसिड रेन। अम्लीय वर्षा में अम्लों का जमाव कितने प्रकार का होता है? तो अम्लीय वर्षा में अम्लों का जो जमाव 2 प्रकार का होता है। एक होता है सल्फर डाइऑक्साइड SO2, एक होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट, हु कंस्टिट्यूट द साइट अप्रेजल कमेटी अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत साइट मूल्यांकन समिति का गठन कौन करता है? तो फैक्ट्री अधिनियम 1948 के तहत साइट मूल्यांकन समिति का गठन राज्य सरकार या स्टेट गवर्नमेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर एन adult worker in a factory as per the factory act 1948। फैक्ट्री अधिनियम 1948 के अनुसार
किसी फैक्ट्री में एक वयस्क कर्मचारी के लिए सामान्य काम के घंटे क्या है? जो एक सप्ताह में नॉट मोर देन 40 आवर्स इन ए वीक, किसी भी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक नहीं। तो इसलिए एक छुट्टी दी जाती है सप्ताह में संडे की। अगर 8 घंटे के हिसाब से 8 छिंग 48, लेकिन कंपनियों में काम लिया जाता है 8.5 घंटे, जो आधा घंटा होता है वो लंच के लिए दिया जाता है। तो 48 घंटे से ज़्यादा किसी भी वर्कर से हम फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करा सकते। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद इन विच टाइम ऑफ अपील मे बी प्रीफर्ड बाई एन पर्सन अग्रीव्ड बाई एन ऑर्डर पास बाई कंट्रोल अथॉरिटी अंडर सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 7 ऑफ द पेमेंट ऑफ ग्रेजुएटी एक्ट 1972। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 की धारा 7 की उपधारा 4 के तहत नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति किस समय अवधि के भीतर अपील कर सकता है? तो वह अपील कर सकता है 60 दिनों के अंदर या 60 डेज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शैल बी लायबल टू पे कंपनसेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इंजरी टू द अप्रेंटिस एज पर अप्रेंटिस एक्ट 1961। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के अनुसार प्रशिक्षु को रोजगार चोट के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए कौन उत्तरदायी होगा? अगर कोई बच्चा आईटीआई के बाद या किसी और कोर्स को करने के बाद जब अप्रेंटिस करता है, तो अप्रेंटिस करते समय अगर उसको चोट लग जाती है तो उसके जो मुआवजे का भुगतान है वो किसके द्वारा किया जाता है? एम्प्लॉयर के द्वारा, नियोजकता के द्वारा किया जाता है, जहां वो ट्रेनी अप्रेंटिस कर रहा है, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में कर रहा है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्प्लॉय अंडर द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। निम्नलिखित में से कौन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत कर्मचारी नहीं है? जो सशस्त्र सीमा बलों का कोई भी सदस्य है, एनी मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितनी भी पैरामिलिट्री होती है, वो क्या है? राज्य सरकार या स्टेट इंश्योरेंस के एक्ट के अंदर नहीं आते। उनके लिए क्या होता है? CGSH। ये क्या होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्योंकि ये जो सशस्त्र सीमा बल है ये सारे क्या सेंट्रल या केंद्रीय सरकार के अंदर आते हैं, तो इसलिए जो इनको फैसिलिटी मिलती है, जो मेडिकल फैसिलिटी, वो CGSS के थ्रू मिलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के अंडर। एक होता है ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, हु शैल मेक द नेसेसरी एग्रीमेंट फॉर प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग फॉर द अप्रेंटिस एज अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961। प्रशिक्षु अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षु को व्यवहारिक और बुनियादी प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्था कौन करेगा? अगर ITI या किसी भी टेक्निकल कोर्स करने के बाद जब अप्रेंटिस करते हैं तो जो बेसिक ट्रेनिंग है या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो किसके द्वारा दी जाती है? वो एम्प्लॉयर के द्वारा ही दी जाती है, नियोक्ता के द्वारा ही दी जाती है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम अप्रेंटिस कर रहे हैं या फर्म में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन विच मे बी इम्पोज इन एनी वेज पीरियड ऑन एनी एम्प्लॉय अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत किसी भी कर्मचारी पर किसी भी वेतन अवधि में जुर्माने की कुल राशि कितनी हो सकती है? तो जुर्माने की राशि उस वेतन अवधि में देय वेतन के 3% के बराबर राशि से अधिक नहीं हो सकते। द अमाउंट ऑफ फाइन कैन नॉट बी एक्सीड एन अमाउंट इक्वल टू 3% ऑफ द वेज पेएबल इन द वेज पीरियड। जिस भी कर्मचारी को जिस समय वो मान लो कोई वेज या सैलरी जो मिल रही है उसका जो 3% वेजेस का जो 3% होगा उससे ज़्यादा फाइन नहीं लगा सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अथॉरिटी टू हियर द क्लेम अंडर द पेमेंट ऑफ वेज एक्ट 1936। निम्नलिखित में से कौन वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के तहत दावों को सुनने का प्राधिकारी नहीं है? तो कौन दावों को सुनने का प्राधिकारी नहीं है? इंस्पेक्टर या निरीक्षक। नेक्स्ट, हु इज ऑथराइज टू फाइल ए क्लेम एप्लीकेशन इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेज अंडर द मिनिमम
वेज एक्ट 1948। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत न्यूनतम वेतन का भुगतान न करने की स्थिति में दावा आवेदन दायर करने के लिए कौन अधिकृत है? तो दावा आवेदन करने के लिए जो कर्मचारी स्वयं या एम्प्लॉय हिमसेल्फ। होता क्या है कि मान लो किसी स्टेट में 10,000 रुपये एक मिनिमम वेज है। अगर जिस संगठन या किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वो आपको 8,000 रुपये दे रहा है, तो मिनिमम वेज से क्या है, कम है। तो उसकी शिकायत आप स्वयं जहां भी आप काम कर रहे हो वहां के अधिकारी को सूचित करेंगे। अगर वो फिर भी नहीं मानते तो आप लेबर कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि मिनिमम वेज से कम कोई भी सैलरी नहीं दे सकता। ये मिनिमम वेज एक्ट 1948 कहता है। विच सेक्शन ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 डिफाइन द वर्ड टोटल डिसेबलमेंट? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की धारा पूर्ण विकलांगता शब्द को परिभाषित करती है। तो पूर्ण विकलांगता शब्द को कौन सी धारा प्रभावित करती है? धारा 2 की 1L, सेक्शन 2(1)L। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट कवर्ड अंडर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952? निम्नलिखित में से कौन सी योजना कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम या सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है वो कोई भी आम पब्लिक भी उसको खाता खुलवा सकती है बैंक में फॉर द सेविंग पर्पज। वो जो इंडस्ट्री में जो खाता खोला जाता है उसको बोलते हैं EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ये पब्लिक प्राइवेट फंड, इसलिए इसके अंतर्गत ये नहीं आता। नेक्स्ट, व्हाट इज द कंडीशन रेटिंग टू द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन एन एस्टेब्लिशमेंट फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कमेटी एज पर सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेस एक्ट 2013? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 के अनुसार आंतरिक समिति के गठन के लिए किसी प्रतिष्ठान में कर्मचारियों की संख्या से संबंधित शर्त क्या है? किसी कंपनी में अगर महिला काम करती है, अगर महिलाओं का वहाँ यौन उत्पीड़न या शोषण हो रहा है, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन या फर्म या कंपनी के अंदर ही एक इंटरनल कमेटी गठित की जाती है, आंतरिक समिति गठित की जाती है। तो उस कमेटी के अंदर 10 या 10 से अधिक कर्मचारी होने चाहिए। अगर 10 से कम है तो वह गठित नहीं हो सकती। तो ये एक्ट कहता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन पेएबल टू एन एम्प्लॉय इन केस ऑफ परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट इंजरी अंडर द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923? कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अधीन रोजगार की चोट के परिणाम स्वरूप स्थायी पूर्ण विकलांगता के मामले में किसी कर्मचारी का देय क्षतिपूर्ति की राशि क्या है? तो एन अमाउंट इक्वल टू 60% ऑफ मंथली वेज मल्टीप्लाई बाई रिलीवेंट फैक्टर और एन अमाउंट ऑफ 1,40,000 विच एवर इज मोर। या तो उस कर्मचारी को 1,40,000 रुपये दे दिए जाएंगे। अगर वो कर्मचारी मान लो कोई भी वर्कर काम करते समय अगर चोट लग जाती है और ऐसी चोट लगती है कि वो पूर्ण ही विकलांग हो गया, तो उसको या तो 1,40,000 रुपये दिए जाएंगे, या जिस समय उस मंथ की जो उसकी सैलरी है, जो वो सैलरी करंट में ले रहा है, उसका 60% एक रिलीवेंट फैक्टर होता है, उससे मल्टीप्लाई करके जो भी ज़्यादा है, अगर उसकी सैलरी का 60% निकाल के जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रिलीवेंट फैक्टर से, वो मान लो 2 लाख आता है, तो 2 लाख और 1,40,000 में से 2 लाख ज़्यादा है, तो उसको क्या है 2 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। मतलब जो भी अमाउंट ज़्यादा होगी कैलकुलेट करने के बाद, अगर वो अमाउंट कम आती है तो 1,40,000 रुपये ही दिए जाएंगे। हु अपॉइंट्स द रजिस्ट्रार अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926? ट्रेड यूनियन अधिनियम 1926 के अधीन रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करता है? जैसे कि कंपनियों में यूनियन को रजिस्टर करने के लिए उनकी जो परमिशन दी जाती है वो किससे ली जाती है? सुनिश्चित सरकार या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से उसकी परमिशन ली जाती है कि हम यूनियन का गठन करना चाहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द कोर्ट ऑफ इंक्वायरी टू सबमिट द रिपोर्ट टू द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947?
औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जांच न्यायालयों को सुनिश्चित सरकार की रिपोर्ट सौंपने की समय अवधि क्या है? तो आमतौर पर इसकी जांच शुरू होने से 6 महीने के अंदर उस रिपोर्ट को सौंपना होता है, जो ऑर्डिनली विद इन 6 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ इट्स इंक्वायरी। नेक्स्ट, अंडर विच सेक्शन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रीएड्रेसल एक्ट 2013 द वर्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट इज डिफाइंड? कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 की किस धारा के तहत यौन उत्पीड़न शब्द की परिभाषित किया जाता है? तो ये उसमें आता है धारा 2 की एन में, सेक्शन 2N। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेटेस्ट अमेंडमेंट इन द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज मेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया? तो मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में नवीनतम संशोधन 2017 में किया गया। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टेब्लिशमेंट द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 इज नॉट अप्लीकेबल? निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठान में मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 लागू नहीं है? द एस्टेब्लिशमेंट वेयर ESI एक्ट इज अप्लीकेबल। तो ऐसी संस्थान जहां ESI अधिनियम लागू हो। तो ESI एक्ट क्या होता है? एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर सर्टेन बेनिफिट टू द एम्प्लॉय इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉय इंजरी। जो ESI एक्ट है वो हमें जो कर्मचारी है उसको एक बेनिफिट प्रदान करता है अगर वो बीमार हो जाता है या किसी की वाइफ प्रेग्नेंट हो, बच्चा होने वाला हो या खुद के होने वाला हो या कोई चोट लग जाती है इंडस्ट्री के अंदर, तो ये सब बेनिफिट है वो ESIC के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, क्योंकि सैलरी का जो 4% होता है 0.25 और 3.75 25 और 3.75 टोटल जो 4% है वो हर मंथ सैलरी से ESIC का कटता है। तो उसके लिए जो ESI सिस्टम है वो अप्लीकेबल नहीं है। तो जो छुट्टियां वगैरह दी जाती है, अगर कोई बीमार है, मैटरनिटी जो लीव दी जाती है, वो अगर ESIC पास करता है तो ही अप्लीकेबल होती है, अदरवाइज उसका ये अधिनियम नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग रिगार्डिंग द सेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947? औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन मध्यस्थ के चयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो मध्यस्थ के चयन में पक्षकार स्वतंत्र नहीं है। द पार्टीज आर नॉट फ्री इन सिलेक्शन ऑफ आर्बिट्रेटर। नेक्स्ट, एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट रिजल्ट, वस्तुनिष्ठ परीक्षा परिणाम उस व्यक्ति को समझाया जा सकता है जो इससे सहमत है ताकि वे आपत्ति न करे। कुड बी एक्सप्लेन टू समवन हु डिसएग्री विद इट सो दैट दे कुड नॉट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, हस्तक्षेप, एन इंटरवेंटेशन। हस्तक्षेप क्या होता है? एक नई या अलग प्रक्रिया है जिसका मूल्यांकन या प्रयोग द्वारा परीक्षण किया जाता है। ए न्यू और डिफरेंट प्रोसेस बीइंग टेस्टेड बाय इवैल्यूएशन और एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज क्वालिटी मैनेजमेंट मेथड हैज बीन अडेप्ट टू ए टेक्निक फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन इन क्वालिटी वर्क? इनमें से किस गुणवत्ता प्रबंधन पद्धति को गुणवत्तापूर्ण कार्य में व्यक्तिगत परिवर्तन की तकनीक के रूप में अपनाया गया है? तो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम किस टूल का उपयोग करते हैं, किस मेथोडोलॉजी का उपयोग करते हैं? वह 6 सिग्मा। तो 6 सिग्मा के अंदर क्या होता है? कुछ स्टेप होते हैं। प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करेंगे, फिर मेजर करेंगे, एनालाइज करेंगे, इंप्रूव करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। तो प्रॉब्लम को पहले डिफाइन करेंगे, फिर उसको मेजर करेंगे, समस्या आ कैसे रही, एनालाइज करेंगे उसको कि समस्या क्यों जनरेट हो रही है। अगर जनरेट होने के बाद कुछ मेथड निकल के आएंगे, उसके बाद उस मेथड को इम्प्लीमेंट करेंगे या इंप्रूव करेंगे। और कंट्रोल, समस्या क्यों आ रही है उसको मेजर करने के बाद इंप्रूव करेंगे, इंप्रूव करने के बाद उसको कंट्रोल करेंगे कि इसको रोकने के लिए हम क्या मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ये सब 6 सिग्मा के अंदर आते हैं। 6 सिग्मा मेनली यूज फॉर क्वालिटी इंप्रूवमेंट, या गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। ये एक तरह का टूल है। नेक्स्ट,
विच ऑफ दीज गाइडलाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग ए कंपनी थ्रू ए TQM टोटल क्वालिटी मेंटेनेंस प्रोग्राम कुड नॉट ऑलवेज अप्लाई। TQM कार्यक्रम के माध्यम से किसी कंपनी को बदलने के लिए निम्न में से कौन सा दिशा निर्देश हमेशा लागू नहीं होगा। इसे 5 साल लगेंगे, इट विल टेक 5 ईयर। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई निर्देश नहीं कि किसी काम करने के लिए इतना समय लगेगा, हो सकता है कम लगता हो, इसलिए ये चीज़ें फिक्स नहीं है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग लीड द बारडोली सत्याग्रह इन 1928। निम्नलिखित में से किसने 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन इन कंट्रोल चार्ट हैंडल ऑल दीज केस एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। नियंत्रण चार्ट पर विभिन्नताएं निम्नलिखित में से किसे छोड़कर इन सभी मामलों को संभालती है। तो हायर क्वालिटी विद मोर लेवल ऑफ सिग्मा विद इन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके, जो 6 सिग्मा होता है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या हायर क्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसी के अंदर क्या है, नियंत्रक चार्ट या वेरिएशन चार्ट बनाए जाते हैं कि कोई चीज़ कितनी वेरी कर रही है। कि आज हमने मान लो किसी रीडिंग ली इंस्ट्रूमेंट को सुधारने, उसका कोई कंपोनेंट को डिफेक्ट को सुधारने के लिए, आज ये रीडिंग आई, जैसे कंटूर करते हैं, प्रोफाइल जनरेट करते हैं, कल ये आई, उसके लिए ग्राफ बन जाएगा कि जो वेरिएशन है वो कहाँ आ रहा है, तो उसके समस्या का है पता लग जाता है, एनालाइज हो जाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑथर्स द बुक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसे पॉवर्टी और अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है। तो ये पुस्तक लिखी है दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज छप्पर मेला हेल्ड इन विच स्टेट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर। दिस फेयर इज डेडिकेटेड टू गुगा पीर हु इज रिगार्डिंग टू द गॉडनेस ऑफ स्नैक। छप्पर मेला सितंबर के महीने में किस राज्य में आयोजित किया जाता है। यह मेला गुगा पीर को समर्पित है, जिसे सांपों का देवता कहा जाता है। तो ये मैंने लगता है पंजाब में। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटी आर एनलिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडिया फॉलोइंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सूचीबद्ध है। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो अनुच्छेद 51A या आर्टिकल 51A में लिखी हुई है। पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स मेंबर इट प्रोवाइड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संसद और उसके सदस्यों की शक्ति, विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो संसद और उसके जो सदस्यों की शक्तियां और विशेषाधिकार वो आते हैं अनुच्छेद 105 या आर्टिकल 105 के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डांस ऑफ बघेलखंड इज परफॉर्म्ड बाय मैन डिस्गस्ड एज ए वोमैन टू द अकम्प्लिशमेंट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक ढोलक एंड नगाड़ा। बघेलखंड का कौन सा नृत्य एक पुरुष द्वारा महिला के वेश में ढोलक और नगाड़े जैसे संगीत वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। तो ये जो ढोलक और नगाड़ों पर हम जो डांस करते हैं ये आदमियों द्वारा किया जाता है महिला की पोशाक पहनकर। तो ये इस जो डांस का नाम है इसको बोलते हैं हम राई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 25 to 28 डील विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 25 से 28 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट, द ग्रांट इज एड टू द पंचायत फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड टू द स्टेट इज गवर्न्ड बाई। राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान किसके द्वारा शासित की जाती है या किसके द्वारा दी जाती है। दी जाती है सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के द्वारा। नेक्स्ट, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्निशन ऑफ लॉ, पब्लिक एक्ट एंड रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ 7 शेड्यूल।
भारत के संविधान में कानूनों, सार्वजनिक कृत्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाही को मान्यता 7वीं अनुसूची की निम्नलिखित में से किस सूची में शामिल है? ये है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची में ये शामिल है। नेक्स्ट, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ 5th प्लान वाज प्रिपेयर्ड एंड लॉन्च बाय डैश इन द बैकड्रॉप ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस राइज out of runaway inflation fueled by hike in oil prices and failure in the government takeover of the wholesale trade in wheat। 5वीं योजना का अंतिम मसौदा तेल की कीमतों की बढ़ोतरी, गेहूं के थोक व्यापार पर सरकारी नियंत्रण की विफलता के कारण बढ़ती मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या महंगाई के से उत्पन्न आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि में द्वारा तैयार किया और लॉन्च किया गया था। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? ये कही गई थी डीपी धार के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट रोल डिड रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश बाय द गवर्नमेंट प्ले ड्यूरिंग द ग्रीन रिवॉल्यूशन? हरित क्रांति के दौरान सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान संस्थानों ने क्या भूमिका निभाई? जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो क्या है कि किसी चीज पर रिसर्च करती है। तो जब हरित क्रांति आई थी तो फसलों को जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो फसलों को बर्बाद कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने रिसर्च करके एक पेस्टिसाइड बनाया। तो उन्होंने क्या किया, उस पेस्टिसाइड से कीड़े मकोड़ों को मारकर हम फसलों को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ रेन्यून फ्रॉम द पेस्ट अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following institute released the second edition of National Multi-Dimensional Poverty Index, a progress review 2023 रिपोर्ट? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया? ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। तो जो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो जो पुअर्टी इंडेक्स है वो किसके द्वारा घोषित किया जाता है, किसके द्वारा बताया जाता है? ये बताया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर अगेंस्ट क्रॉप लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज? निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को फसल के नुकसान के लिए बीमा कवरेज प्रदान करने पर केंद्रित है? अगर जो किसानों की जो फसल होती है किसी मान लो भारी बारिश आने से या फ्लड आने से, बाढ़ आने से या ओले गिरने से फसल का जो नुकसान हो जाता है, तो जो फसल का नुकसान होने पर जो बीमा दिया जाता है उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इसके द्वारा क्या है, किसानों को जो फसल का जो नुकसान हुआ है वो इस योजना के तहत दिया जाता है। नेक्स्ट, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज? कार्बन की परमाणु सहती है, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? 12। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट अंडर द नीति आयोग फॉर लेबर इकोनॉमिक रिसर्च? निम्नलिखित में से कौन सा श्रम अर्थशास्त्र अनुसंधान के लिए नीति आयोग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है? तो नीति आयोग की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके द्वारा भी एक संस्थान है NILERD। इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बाय ब्लड टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? रक्त द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किसकी सहायता से होता है? तो ये होता है एरिथ्रोसाइट के द्वारा। नेक्स्ट, स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय? शुक्राणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ये होता है टेस्टिस या फिर वर्षण के द्वारा। नेक्स्ट, ई पारवाही इज AI बेस्ड कैटरेक्ट डिटेक्शन एप्लीकेशन क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूटी ऑफ द इंडिया? जो ई पारवाही है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा बनाई गई AI आधारित मोतियाबिंद जांच एप्लीकेशन ऐप है? जो AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आंखों में जो मोतियाबिंद होता है उसकी जांच करने के लिए एक ऐप बनाया गया है जो कि AI पर आधारित है। उस ऐप का नाम है ई पारवाही और यह बनाया गया है तमिलनाडु राज्य द्वारा। नेक्स्ट,
काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद इट स्पीड। जो काइनेटिक एनर्जी स्पीड के साथ क्या होते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, जो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² होता है। तो जो v है स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो m है वो मास को इंडिकेट करता है, के फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वैसे ही स्पीड भी बढ़ेगी, जैसे ही स्पीड घटेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी घटेगी। तो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तो इंक्रीज विद स्पीड, तो स्पीड भी बढ़ेगी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट, एक समीकरण दिया हुआ है, समीकरणों का हमें वास्तविक मूल की संख्या बताने की, इसके जो वास्तविक मूल है वो कितने होंगे, रियल रूट कितने होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ जब हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस 1 प्लस 2x माइनस x²। तो x² से x² कट जाएगा, यह बराबर है 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि 1 उधर जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो एक फिक्स आ गया -1/2, मतलब जो वास्तविक मूलों की जो संख्या आई है वो कितनी है, 1। एक ही मूल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर इन द फॉलोइंग नंबर। निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी बड़ी संख्या है। तो आप आराम से इन रूट को निकाल सकते हो कि जो 2 का रूट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 7 का रूट निकालना, 3 का रूट निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 का रूट निकालना। जो आंसर आए उनमें से जो बड़ी संख्या है वो हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक इक्वेशन दी हुई है, समीकरण दी हुई है हमें, ये है 9 की पावर 4 डिवाइड बाई -9 की पावर 10 और मल्टीप्लाई बाई -9 की पावर -10। तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 9 की पावर 4 बची, तो 9 को जब हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आता है 6561, करके देख लेना। और जो माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस होते तो 4 बार आ रहे हैं, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर इज 6561। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, उसके हमें वैल्यू निकालनी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हम क्या है, x मान सकते हैं। तो x बराबर क्या होगा, 91.1207। बाकी सबको माइनस कर देंगे, जो ये है ये है ये, इनको जब माइनस करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 29, करके देख लेना आप। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि किसके पर्यायवाची है। तो हिरण्यगर्भ, चतुरानन और विधि ब्रहा के पर्यायवाची है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सही विलोम युगम किस विकल्प में है। तो सही जो विलोम शब्द है वो है आंकुच और प्रसारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विकल्प में श्रुतितम विभिन्नार्थक शब्द के सही अर्थ भेद है। तो अयस अयस, अल्पकृति और लो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिया संबंधित अशुद्धि किस विकल्प में है। तो बहुत ऑप्शन दिए गए, यहाँ तो एक आंसर ही दिया गया है। जो क्वेश्चन पेपर था वो ये आंसर की है। क्वेश्चन पेपर में क्या ऑप्शन थे, हमें तो अशुद्ध वाक्य को पहचानना था। तो क्रिया संबंधित अशुद्धि है वो किस विकल्प में है। तो हमें प्रतिदिन चरखा काटना चाहिए, ये क्या है, अशुद्ध है। नेक्स्ट, हमें क्या है, 2 सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। हमें ये बताना है कि इससे किसका मेल खाता है। तो कम बोलने वाला, तो कम बोलने वालों को हम क्या बोलते हैं, मितभाषी। बर्तन बेचने वाला, तो बर्तन बेचने वालों को हम बोलते हैं कसेरा। पके हुए अन्न की भिक्षा, मतलब पके हुए अन्न की भिक्षा मांगना, जैसे रोटी मांगना या बने हुए चावल मांगना, तो उनको हम बोलते हैं मधुकरी। घास पत्तों से बना घर, उसको बोलते हैं ऊटज। नेक्स्ट, इन द बास्केटबॉल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ड्रिबलिंग। बास्केटबॉल में निम्नलिखित में से कौन ड्रिबलिंग का प्रकार नहीं है। तो धक्का देना या पुश करना, ये बास्केटबॉल के ड्रिबलिंग का एक प्रकार नहीं है। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक एस्टेब्लिश इन 2015 बाय ब्रिक्स कंट्री इज लोकेटेड एट। ब्रिक्स देशों द्वारा 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो मुख्यालय स्थित है संघाई होता है चाइना में। या ब्रिक्स क्या है, ये 5 देशों से मिलकर बना है। तो ब्रिक्स होता है ब्रिटिश, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। तो संघाई कहाँ है, चाइना में। तो इसका हेडक्वार्टर वो चाइना में है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम गुनाहों का देवता। तो गुनाहों का देवता नामक पुस्तक के लेखक कौन है। उसके जो लेखक है वो है धर्मवीर
भारती। नेक्स्ट, रिंगिट इज द करेंसी यूनिट ऑफ। रिंगिट किसकी मुद्रा या किसकी करेंसी है? जैसे भारत की जो मुद्रा है वो है रुपीज, इसी तरह जो मलेशिया की है वो है रिंगिट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड हैज बीन इंस्टीट्यूट बाय डीओटी टू एनकरेज द टेलीकॉम इकोसिस्टम फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ टेलीकॉम स्किलिंग सर्विस मैन्युफैक्चरिंग एप्लीकेशन। दूरसंचार, कौशल, सेवा, विनिर्माण, अनुप्रयोग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दूरसंचार पारिस्थितिक तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए डीओटी डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेनिंग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार स्थापित किया गया है? तो जो पुरस्कार दिया जाता है इन क्षेत्र में वो दिया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड। नेक्स्ट, डैश कैपिटल ऑफ एंशिएंट कशोल किंगडम इज स्केर्ड टू बुद्धिस्ट बिकॉज हर ओनली बुद्धा परफॉर्म द ग्रेटेस्ट ऑफ हिज मिराकल इंक्लूडिंग दैट ऑफ क्रिएटिंग हिज मल्टीपल इमेज। प्राचीन कौशल साम्राज्य की राजधानी डैश बौद्धों के लिए पवित्र है क्योंकि यहीं पर बुद्ध ने अपने सबसे महान चमत्कार किए थे जिसमें उनकी कई छवि का निर्माण भी शामिल है। तो ये है श्रावस्ती। श्रावस्ती का है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बॉर्डर स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो उड़ीसा है, वो यूपी की बाउंड्री को टच नहीं करता। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टच करता है। अगर मैं दूसरे देश की बात करता हूँ तो दूसरे देश में यूपी को जो टच करता है वो करता है नेपाल। और राज्यों की बात करता हूँ भारत के जो कौन कौन से राज्य यूपी की जो बाउंड्री को टच करते हैं वो है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। ये राज्य इनको टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मंथली ग्रांट प्रोवाइड टू द बेनिफिशरीज ऑफ यूपी लेप्रोसी पेंशन स्कीम? यूपी की कुष्ठ रोग पेंशन योजना के लाभार्थियों को कितना मासिक अनुदान प्रदान किया जाता है? जो यूपी के जो कुष्ठ रोग हैं जिनको, उनको जो मासिक पेंशन दी जाती है वो दी जाती है 3000 रुपये। नेक्स्ट, द डांस ऑफ यूपी डैश इन्वॉल्व ए फीमेल डांसर बैलेंस ए कॉलम ऑफ लाइट दीपक ओवर हर हेड वाइल डांसिंग। यूपी के नृत्य डैश में एक महिला नर्तक नृत्य करते समय अपने सिर पर रोशन दीपों के एक स्तंभ को संतुलित करती है। तो क्या है? ये है चरकुला। इस पर महिला क्या करती है? डांस करती है, अपने सर पर एक दीपक का एक स्तंभ रखकर उसको बैलेंस करती है। तो करेक्ट आंसर है चरकुला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट इन उत्तर प्रदेश टूरिज्म? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश पर्यटन के बौद्ध सर्किट का हिस्सा है? तो कौन सा है वो? सारनाथ। नेक्स्ट, गिव प्यूलर फॉर्म ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की प्यूलर फॉर्म क्या होती है? तो वो IS को हटाकर पीछे ES लगा दो तो वो हो जाएगा हाइपोथेसिस। ये इसकी प्यूलर फॉर्म है। देन करेक्ट, चूज द करेक्ट प्यूलर फॉर्म ऑफ एक्वेरियम फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्वेरियम की जो प्यूलर फॉर्म है वो क्या है? एक्वेरिया। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ब्रेकफास्ट इज एन इम्पोर्टेंट मील, आई डैश ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज एन इम्पोर्टेंट मील, आई ऑलवेज टेक ब्रेकफास्ट। चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। आई एम टायर्ड सिंस आई डैश फॉर द लास्ट 3 hours। आई एम टायर्ड सिंस मैं थक गया हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर द लास्ट 3 hours। मैं पिछले 3 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। नेक्स्ट, विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंक्चुएशन? श्रा इज स्टडिंग जर्मन, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिस ईयर। इन जो बहुत से मतलब 4 तरह के ऑप्शन दिए गए थे। ऑप्शन में हमें बताना था कि जो प्रॉपर पंक्चुएशन है वो जो करेक्ट पंक्चुएशन है वो किस ऑप्शन में यूज की गई है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ये। नेक्स्ट, ईमेल सेंड टू ए यूजर आर डिलीवर इनटू देयर। किसी उपयोगकर्ता को भेजे गए ईमेल उसके पास कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं उसके इनबॉक्स में। जब हम मेल को सेंड करते हैं तो पहले जाता है हमारा आउटबॉक्स में, फिर दिखाता हमें सेंड आइटम में, लेकिन जिसके पास हम मेल भेज रहे हैं उसके कहाँ जाती है? इनबॉक्स में। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू प्रोवाइड ए हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी प्रदान करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हार्ड कॉपी निकालने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? प्रिंटर का। नेक्स्ट,
व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाईलाइट द एंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल सीट। एमएस एक्सेल सीट में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो एमएस एक्सेल में पूरे कॉलम को हाईलाइट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार की का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट कंटेन नंबर एंड काउंट नंबर विद इन द लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट इन एक्सेल वर्कशीट। डैश फंक्शन उन सेलों की संख्या की गणना करता है जिसमें संख्या होती है और एक्सेल सीट में तर्कों की सूची के भीतर संख्याओं की गणना करता है। तो वो करता है काउंट और पीछे ब्रैकेट, इसको बोलते हैं काउंट फंक्शन। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट मेंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न में से किस तालिका का रख रखाव नहीं करता। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थ्रेड टेबल का रख रखाव नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कॉलेज कैंपस बिल्डिंग नेटवर्क इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ नेटवर्क। जो कॉलेज कैंपस में जो इंटरनेट चलता है या वाईफाई चलता है वो किसके द्वारा चलता है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन के द्वारा। इसकी जो रेंज होती है वो एक सीमित दायरे में होती है। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपना लैन यूज करना है, कॉलेज में कर सकते हैं, तो एक विद इन वन बिल्डिंग कह सकते हो आप। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड हाउ यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट बाई 1 पॉइंट एवरी टाइम। एमएस वर्ड में आप चयनित टेक्स्ट के फॉन्ट आकार को हर बार 1 पॉइंट कैसे बढ़ा सकते हैं। बाई प्रेसिंग कंट्रोल प्लस की से हम क्या कि फॉन्ट के साइज को 1 पॉइंट हम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए फॉर्मूला। निम्नलिखित में से एक्सेल में कौन सा एक फार्मूले का घटक नहीं है। जो पिक्चर है वो फार्मूला नहीं है। जो भी फार्मूला एक्सेल में हम यूज करते हैं वो बराबर के निशान या फिर इक्वल टू के निशान से स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट, इन एमएस वर्ड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बस, एनग्रेव आर नोन एज। एमएस वर्ड में सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बस, एनक्रेव को किस रूप में जाना जाता है। तो ये होते हैं सब फॉन्ट के इफेक्ट को बताते हैं कि जो फॉन्ट हो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन वर्ड पेपर साइज विद 8.5 इंटू 14 इज कॉल्ड। वर्ड में 8.5 गुना 14 के आकार वाले कागज को क्या कहा जाता है। ये कहा जाता है लीगल पेपर साइज। जो 8.5 गुना 14 होता है वो लीगल पेपर साइज होता है। नेक्स्ट, CRT स्टैंड फॉर। CRT का क्या मतलब है। तो CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन डैश सॉफ्टवेयर। तो माइक्रोसॉफ्ट है वो जो क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है वो क्या है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, एक्सेल में कभी कभी किसी सेल में वास्तविक डेटा के स्थान पर हैश चिन्ह प्रदर्शित होते हैं। इसका मतलब क्या है। इन एक्सेल समटाइम हैश साइन इज डिस्प्ले इन ए सेल इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डाटा। व्हाट डज इट मीन। द कॉलम इज नॉट वाइड इनफ टू डिस्प्ले द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। मान लो एक कॉलम का जो साइज है उसमें 4 डिजिट ही आ सकते हैं। हम आधार कार्ड की एंट्री करते हैं, आधार कार्ड में कितने होते हैं 12 डिजिट। तो 4 जैसे ही हम 4 से आगे डिजिट भरेंगे तो उसके बाद क्या है हैश आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो कॉलम का जो साइज है वो छोटा है। तो अगर हम जो जहाँ तक 12 डिजिट लिखे हो उस कॉलम के साइज को बढ़ा दें तो हमें स्पष्ट अक्षर दिखाई देंगे, अन्यथा जो ये स्लैश बने हुए ये दिखाई देंगे। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।